अब हम आते हैं 18वीं व 19वीं शताब्दी में नियतिवाद पे। और इस काल में जर्मनी में नियतिवाद का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और इनमें जो पहले हैं वे हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट ने लगभग पूरी दुनिया के जो महाद्वीप थे उनमें वो घूमे। और उसके बाद उन्होंने लगभग 40 बुक्स लिखी। और उनमें जो सबसे फेमस उनकी जो बुक है उसमें वो है कॉस्मोस, जो 5 पार्ट्स में थी। और इसके बाद अपने इतने पूरी दुनिया घूमने के बाद उन्होंने जो अलग अलग स्थान थे उनकी तुलना करने के बाद उन्होंने बताया कि पूरी जो पृथ्वी है उसमें प्रत्येक स्थान पे एक ही आत्मा यानी वन स्पिरिट पाई जाती है। और उन्होंने ये कहा कि पूरी पृथ्वी जो है वो अनेकता में एकता के सूत्र में बंधी है। और इसके अलावा उन्होंने जो विश्व में अलग अलग प्रदेश हैं जैसे घास के मैदान हैं उन पैम्पास, प्रेरीज, स्टेपीज, लानोज आदि की तुलना करी। और उन्होंने उसके बाद इनके प्रत्येक प्रदेश में जलवायु, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई, इन सारे जो फैक्टर्स हैं इन्होंने इन पे क्या इम्पेक्ट होता है उसका पता लगाया। के बाद जो है नंबर आता है वे है कार्ल रिटर का, जो हम्बोल्ट के समकालीन थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और जहाँ हम्बोल्ट ने कई सारे देशों की यात्रा की, इसके विपरीत कार्ल रिटर जो है उन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। मतलब उन्होंने ज़्यादा देशों की यात्रा नहीं की। और उन्होंने जो अपनी बुक लिखी अर्धकुंडे, 19 वॉल्यूम है इसके, और उसमें उन्होंने किस प्रकार से फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसके बारे में उन्होंने बताया। और रिटर ने ये कहा कि हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में पृथ्वी से ही पूछा जाना चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट था रिटर का। इसके अलावा रिटर ने यूरोप एक भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांख्यिकी सर्वेक्षण नाम से भी बुक लिखी। बात करते हैं अर्नेस्ट हैकल की। और उन्होंने विकासवादी दर्शन को अपना के मानव पारिस्थितिकी नाम से एक नवीन जो विज्ञान है उसका विकास किया। और उन्होंने ये बताया कि जो प्राकृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां हैं वो मानव के जो डिसीजंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। और उन्होंने उस वक्त तत्कालीन जो ब्रिटेन था वहाँ पे जितने भी मर्डर, सुसाइड्स और सीरियस क्राइम हुए, और इसके अलावा जो शादी और उससे रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स थे उन पे रिसर्च करके उन्होंने ये बताया कि मानव उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि माना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भौतिक परिवेश जो है वो ह्यूमन के जो सारे डिसीजंस हैं उनको इम्पेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बकल की। और बकल ने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। और इसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार जलवायु, मिट्टी एवं प्राकृतिक दृश्य आदि मिलकर ये जो भौतिक दशाएं हैं उन्होंने मनुष्य को प्रभावित किया है। एशिया तथा अफ्रीका में मानव सभ्यता का विकास उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में तथा यूरोप में उपयुक्त शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में हुआ है। विश्व की लगभग आधी जो जनसंख्या है वो मानसून एशिया के उर्वर मैदानों में निवास करती है, जिससे भी बक्कल के विचार की पुष्टि होती है। इसके बाद आता है फ्रेडरिक लीप्ले का नाम। और ये फ्रेंच थे और इन्होंने एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा स्थान, कार्य और लोक यानी प्लेस, वर्क एंड फोक। प्लेस से उनका मतलब है किसी भी स्थान के चारों ओर जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उससे वर्क यानी किस प्रकार का काम किया जाएगा, कार्य की आकृति कैसी होगी, उसका निर्धारण होता है। और ये इन्हीं दोनों चीज़ों से वहाँ का सामाजिक संगठन यानी लोग कैसा होंगे, फोक कैसा होगा, वो डिसाइड होता है। फ्रेडरिक लीप्ले के जो शिष्य थे वो डिमोलिन्स थे। और इनका फेमस स्टेटमेंट है सोसाइटी इज़ फैशन बाय एनवायरनमेंट,
यानी समाज का निर्माण जो है वो वातावरण के द्वारा होता है। किसी भी जगह पे किस प्रकार का समाज बनेगा, कट्टरवादी समाज होगा या खुला समाज बनेगा, उसको वहाँ के वातावरण के जो प्राकृतिक तत्व हैं वे निर्धारित करते हैं। रेडजेल की, जिन्हें राजनीति, भूगोल, मानव भूगोल एवं नियतिवाद का जनक कहा जाता है। रेडजेल कट्टर नियतिवादी थे और यह डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1859 में चार्ल्स डार्विन की बुक आई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्राकृतिक वातावरण में वे ही जीव या प्रजातियां जीवित रह पाती हैं जो योग्यतम होती हैं, यानी जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है। इसी को उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा, अथवा नेचुरल सिलेक्शन भी उन्होंने इसी को कहा कि सर्वश्रेष्ठ का चयन। और जो रेडजेल थे उनका भी यह मानना था डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत में विश्वास रखते हुए कि मानव जो है वह एक प्रकार से एंड प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन है, यानी जो विकास क्रम है उसका जो आखिरी चरण है वह एक प्रकार से मानव है। और रेडजेल का यह मानना था कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी और इसके 3 वॉल्यूम आए। रेडजेल के अनुसार समान स्थितियां समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन या ब्रिटिश द्वीप समूह और जापान का उदाहरण दिया और उन्होंने बताया कि इनकी जो सागरीय स्थिति है वह इनको बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इस वजह से इन दोनों देशों के जो नागरिक हैं उन्होंने तीव्र गति से प्रगति की और जो दोनों देश हैं वो महाशक्ति माने जाते हैं। इसके साथ ही रेडजेल ने नियतिवाद और डार्विनवाद यानी डार्विन की जो सिद्धांत थे उनको मिलाकर जैविक राज्य सिद्धांत दिया। सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि राज्य भी एक जीव की भांति होता है। जैसे हर सजीव का एक जीवन चक्र होता है, उसकी विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसी प्रकार से राज्य के विकास की भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जो राज्य निरंतर उन्नति करता जाता है, अर्थात जिसकी सीमाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं, जिस सीमाओं का विस्तार निरंतर बढ़ता जाता है, वह हमेशा प्रगति करता है। और जो राज्य जिसकी सीमाएं निरंतर घटती जाती हैं, यानी जिसका विस्तार छोटा होता जाता है, वह ख़त्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है। उनके इसी जैविक राज्य सिद्धांत से हिटलर प्रभावित था। रेडजेल ने जनसंख्या के वितरण के माध्यम से मानव जीवन पर पर्यावरणीय दिशाओं के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य के रहन सहन, उसकी आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाएं एवं संस्कृति पर्यावरण के अनुसार निर्धारित होती है। और इन्हीं सब बातों के कारण उन्हें कट्टर नियतिवादी माना जाता है।